नमस्कार। आपका अखबार के संख में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस। इसी दिन संविधान सभा ने भारत का नया संविधान देश के सामने रखा था, देश को समर्पित किया था और 26 जनवरी 1950 से ये संविधान लागू हो गया था देश में। भारत एक स्वतंत्र गणतांत्रिक देश बन गया था। इस संविधान को प्रस्तुत बने हुए लगभग 76 साल हो रहे हैं, 8वां दशक चल रहा है। इस बीच में बहुत से संशोधन हुए, 130 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन संविधान का जो मूल स्वरूप है वो बना हुआ है। हमारे पड़ोसी देशों, आप चाहे पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, यहाँ संविधान में लगातार बदलाव तो छोड़िए, नए नए संविधान बनते रहते हैं। भारत में जो संविधान सभा ने बनाया वही चल रहा है। ये अलग बात है कि कुछ पार्टियां समय समय पर इस तरह का दुष्प्रचार करती हैं कि कोई एक पार्टी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो संविधान को बदलना चाहती है, खत्म करना चाहती है। ये अभियान वो पार्टी चलाती है जो 1975 में इमरजेंसी लगाकर संविधान को एक तरह से उसने खत्म कर दिया था, लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए थे। लेकिन ये पॉलिटिकल लड़ाई है, चलती रहेगी। आज इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, दूसरे दलों ने क्या किया और उन्होंने संविधान की किसने कितनी रक्षा की, किसने कितना संविधान को कुचलने की कोशिश की, उसकी बात नहीं है। संविधान में एक चीज़ है, शक्तियों का बंटवारा। 3 स्तंभ माने गए इस जनतांत्रिक व्यवस्था के, एक विधायिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन तीनों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया कि किसकी क्या शक्ति है और उसकी लक्ष्मण रेखा तय की कि इसके बाहर कोई जो है, इन तीनों में से कोई अपने अधिकार सीमा का अतिक्रमण नहीं करेगा, उल्लंघन नहीं करेगा। काफ़ी समय तक ये व्यवस्था चलती रही। इसमें एक अंतर्निहित बात थी कि चूंकि जनतांत्रिक देश है, इसलिए विधायिका यानी संसद सार्वभौम है। इसलिए भी कि संसद ही इन तीनों में से एकमात्र ऐसी संस्था है जो चुनकर आती है, जो लोगों की इच्छा को व्यक्त करती है। पीपुल्स विल अगर कहीं रिप्रेजेंट होती है, वो कहीं परिलक्षित होती है तो संसद में, कि देश के लोग क्या चाहते हैं, ये इसका प्रतिनिधित्व संसद करती है। तो इसीलिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया और कार्यपालिका को कहा गया कि जो कानून बने उसे लागू करना, उसके आधार पर जो नीतियां बने उसे लागू करना, ये कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है। न्यायपालिका को सीमित अधिकार दिया संविधान निर्माताओं ने संसद से बनाए किसी भी कानून के पुनरीक्षण का, इस बात की जांच करने का कि वो संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है या नहीं। उस कानून में बदलाव का अधिकार नहीं दिया या नया कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया। लेकिन अगर आप देखें, और इसकी शुरुआत हालांकि पहले से हो चुकी थी, लेकिन निश्चित रूप से जो शुरुआत हुई 1973 के बाद से लगातार सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र में विस्तार करती गई। और कब न्यायपालिका का वर्चस्व विस्थापित हो गया, कब न्यायपालिका सर्वशक्तिमान बन गई धीरे धीरे, ये आज देखने पर पता चलता है कि पूरी जो संवैधानिक व्यवस्था थी वो बदल चुकी है। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत खत्म हो चुका है। शक्तियों का जो विभाजन संविधान निर्माताओं ने किया था, उस आधार पर संविधान नहीं चल रहा है, देश नहीं चल रहा है। आज चुनी हुई सरकार एक तरह से न्यायपालिका के अधीन है, कार्यपालिका तो है ही। तो इसलिए आप देखते हैं समय समय पर ऐसे निर्णय आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो न केवल अपने अधिकार का अतिक्रमण करते हैं, बल्कि संविधान बनाने या नया संविधान या नई संवैधानिक व्यवस्था लिखने की कोशिश होती है। अभी हाल ही में सबसे ताज़ा उदाहरण है जो राष्ट्रपति और गवर्नर के मामले में आया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2 जजेस की बेंच का, कि 3 महीने के अंदर उनको फैसला लेना होगा कि इस विधेयक को मंजूरी देना है या नहीं देना है। अगर नहीं देंगे तो मान लिया जाएगा कि स्वतः जो है मंजूरी मिल गई। आखिर संविधान पीठ ने
चीफ जस्टिस जो अभी अभी रिटायर हुए हैं बी आर गवई, उनके नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि ये नहीं हो सकता, ये न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है, शक्तियों का जो विभाजन है उसका अतिक्रमण है। न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये निर्देश नहीं दे सकती कि वो कितने समय में किस मुद्दे पर फैसला लें। सिर्फ उनसे अनुरोध किया जा सकता है कि जल्दी से जल्दी फैसला करें। उनके निर्णय को चुनौती देने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं है, लेकिन न्यायपालिका ने ऐसा किया। और इसकी शुरुआत ये जो सुप्रीम कोर्ट की वीटो पावर बनी है, जिसको संविधान निर्माताओं ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देने से मना कर दिया, प्रधानमंत्री को देने से मना कर दिया। इस मुद्दे पर बड़ी चर्चा हुई थी। इसका पहले मैं जिक्र भी कर चुका हूं कि संविधान सभा में यह जिक्र हुआ था। दो पक्ष थे, एक का कहना था कि जजेस की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वीटो होना चाहिए, दूसरे पक्ष का कहना था कि नहीं, प्रधानमंत्री का होना चाहिए। इस पर बहस चली तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे वीटो पावर दे सकते हैं, वो अनइलेक्टेड है। आप कैसे मानकर चल सकते हैं कि एक व्यक्ति वो सारे राग द्वेष से ऊपर होगा, वो पूरी तरह से पारदर्शी होगा, पूरी तरह से ईमानदार होगा, पक्षपात से मुक्त होगा, लेकिन आप एक निर्वाचित प्रधानमंत्री को जो जनता से चुनकर आया है उसको ये अधिकार नहीं देना चाहते। तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये अधिकार नहीं मिला। हालांकि अधिकार, ये वीटो का अधिकार प्रधानमंत्री को भी नहीं मिला। लेकिन उसके बाद से व्यवस्था यही थी कि सरकार की सिफारिश पर, और सरकार मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश पर, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे और उसके आधार पर रिकमेंडेशन देंगे, संस्तुति करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के लिए या हाई कोर्ट के लिए इन जजेस की नियुक्ति की जाए। इस कंसल्टेशन को सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे कंपल्सरी बना दिया, बाइंडिंग बना दिया कि कंसल्टेशन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। और फिर 1993 में कोलिजियम सिस्टम आया कि 5 सीनियर जजेस, जिसका अध्यक्ष सीजेआई होगा, वो तय करेंगे कि किस जज की नियुक्ति कहाँ होगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनका प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सब ये 5 जजेस की कमेटी करेगी। अब संविधान में इस कोलिजियम सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कोलिजियम सिस्टम बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार संविधान का उद्धरण नहीं दिया कि संविधान की ये व्यवस्था है, संविधान में इस तरह का कहा गया है, इसलिए ये बनाया गया है। इसको रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की इस सुपर पावर को रोकने के लिए, केंद्र सरकार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो 2015 में एक विधेयक लेकर आई संसद में, संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें एनजेएसी बनाने का प्रस्ताव था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी। और इस कमेटी को तय करना था और इस कमेटी का दायरा बड़ा कर दिया गया। इसमें सीजेआई के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, कानून मंत्री होंगे, 2 एमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे और 2 सामाजिक क्षेत्र के एमिनेंट लोग होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह मंजूर नहीं हुआ। उनको एतराज इस बात पर था कि इसमें कानून मंत्री क्यों होगा, यानी सरकार का जजेस के अपॉइंटमेंट में कोई भी हस्तक्षेप तो छोड़िए, कोई राय भी नहीं होनी चाहिए। ये कोलिजियम सिस्टम बन गया। अब सवाल यह है कि उसको चुनौती कौन दे। चुनौती दी गई एनजेएसी के जरिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है इस तरह से संसद से पास किसी भी प्रस्ताव को, कानून को रद्द करने का। उसे अधिकार सिर्फ यह है, ये देखने का कि यह संविधान सम्मत है या नहीं, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। लेकिन ये किया। उससे पहले जरा जाइए 1973 में केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती मामले में, उसका जिक्र पहले भी कर चुका हूं मैं, उसमें 13 जजेस की संविधान पीठ बनी और उसने फैसला जो दिया 7-6 से, यानी जो फैसला आया, पक्ष में 7 जज थे और विरोध में 6 जज थे। और वहीं से आया एक नया सिद्धांत जो भारत के संविधान में नहीं था, वो है थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर।
सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में, केशवानंद भारती मामले, उस फैसले में यह कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें संशोधन करने का अधिकार उसको नहीं है। तो संविधान में संशोधन का संसद का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया, लेकिन व्यवस्था जो की, बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत दिया, आज तक 1973 से आज हम 2025 में हैं, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन नहीं किया कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, इसमें क्या आता है। इसको खुला छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने ताकि आगे अतिक्रमण कर सके दूसरों के अधिकारों का। तो अब हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब मन होता है किसी भी विषय को कह देता है कि यह बेसिक स्ट्रक्चर में आता है और उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो यह सुप्रीम कोर्ट को वीटो पावर मिल गई है कि संसद से पास किसी भी कानून को वो रद्द कर सकता है। वहां उसको वो जो लिटमस टेस्ट था संविधान के प्रावधानों का, उसकी भी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान बन गया। अब इस तरह भाई कॉलेजियम सिस्टम की व्यवस्था दुनिया में तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, कहीं भी नहीं है कि जज ही जजेस को अपॉइंट करें और सरकार का उसमें कार्यपालिका को कोई दखल ही ना हो। ये एक अद्भुत घटना हुई भारतीय जनतंत्र में, भारत के न्यायिक इतिहास में, न्यायपालिका के इतिहास में। और सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे सर्वोच्च सत्ता बन गया इस देश की। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करेगा। तो जब तक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है तब तक सुप्रीम कोर्ट को यह छूट है कि वो किसी भी मुद्दे को बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल कर सके। यानी ये तो कहता है सुप्रीम कोर्ट की सरकार और संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मतलब मौलिक अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आते। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यही बात निकलती है। तो आज संविधान दिवस है। ऐसे समय में ये सोचने की, इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है, इसने भारतीय जनतंत्र को, भारत की न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका, इनको मजबूत किया या कमज़ोर किया। अगर संविधान के 3 अंगों में से एक अंग सर्वशक्तिमान हो जाए और बाकी दूसरे 2 अंग जो है उसके अधीन हो जाएं, पराधीन हो जाएं, तो ये कैसी व्यवस्था बनेगी और देश को किस ओर ले जाएगी, ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट लगातार अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करता जा रहा है। वो कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में भी हस्तक्षेप करता है, वो विधायिका के कार्यक्षेत्र में भी हस्तक्षेप करता है, और वो तय करता है कि क्या संविधान में है, क्या संविधान में नहीं है। संविधान की जो मूल प्रति है, जो पुस्तक है, वो अब मोहताज है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार है, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा तो वो नहीं है। सवाल ये है कि इस व्यवस्था से देश कब तक चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का ये वीटो कब तक चलेगा, चुनी हुई सरकार को इतना अशक्त कैसे किया जा सकता है। जो भी सत्ता में आता है, आज भारतीय जनता पार्टी है, कल कांग्रेस थी, हो सकता है परसों कोई और पार्टी हो, ये पार्टियां जो भी चुनकर आती हैं और सत्ता में आती हैं, सरकार बनाती हैं, ये हर 5 साल पर मैंडेट लेने के लिए जनता के पास जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट को किससे मैंडेट लेने की जरूरत है। और फिर याद दिला रहा हूं, 2-3 बार याद दिला चुका हूं कि इसीलिए पूर्व कानून मंत्री और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि ये टिरेनी ऑफ अनइलेक्टेड है, जब एनजीएसी के एक्ट को नामंजूर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, कि एक अनिर्वाचित संस्था निर्वाचित संस्था के सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देती है। अब फिर सवाल, मैंने एक वीडियो इस पर बनाया था, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है राष्ट्रपति और राज्यपालों के निर्णय को लेकर, कि सवाल यह है कि जो वो फैसला आया उसके लिए जवाबदेही किसकी है, वो फैसला कैसे आया। अगर सुप्रीम कोर्ट
के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में बनी बेंच कहती है कि ये संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, अनुसार नहीं है, तो वो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया कैसे? इसकी कोई जवाबदेही, कहीं तो जवाबदेही तय होगी, किसी स्तर पर तो जवाबदेही तय होगी। भाई किसी मुद्दे पर फैसले अलग अलग आ सकते हैं, क्या तथ्य हैं उनको कैसे जो है परिभाषित किया गया या उनका विश्लेषण कैसे हुआ, इसके आधार पर फैसले अलग हो सकते हैं। लेकिन जो बात संविधान में है ही नहीं, जो संविधान में प्रावधान ही नहीं है, वो प्रावधान कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान में संशोधन कर सकता है? उस निर्णय के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने वही करने की कोशिश की थी। अगर ये नया फैसला ना आता तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट को संविधान में संशोधन करने से कोई रोक नहीं पाता। इसलिए ये मुझे लगता है उचित समय है और बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब पूरी न्याय प्रणाली में, न्यायिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए। जो स्थिति है आज हमारी न्यायपालिका की, वो देश को कमजोर कर रही है, वो राष्ट्रीय एकता अखंडता को कमजोर कर रही है, वो सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर रही है और वो जनतंत्र को कमजोर कर रही है। इसमें अगर बदलाव न किया गया, परिवर्तन न किया गया, इसे रोकने की कोशिश न की गई, ये सुप्रीम कोर्ट का वीटो पावर खत्म होना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी में वीटो पावर किसी की हो सकती है तो वो केवल और केवल संसद की, क्योंकि संसद जनता के प्रति जवाबदेह है। जो संस्था जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है उसके पास वीटो पावर किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। वीटो पावर किसी के हाथ में नहीं वैसे होना चाहिए, लेकिन अगर होने की ही बात हो तो वो केवल और केवल संसद के हाथ में होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, संसद लगातार अशक्त होती जा रही है। वो कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देता है। और रद्द करने के लिए जो संविधान ने कहा है कि आप केवल उसको परिभाषित कीजिए कि उस संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है कि नहीं, ये पुनरीक्षण कीजिए, ये समीक्षा कीजिए। वो कह रहा है कि नहीं, हम जो कह रहे हैं वो संविधान हो जाएगा, यानी हम जिस मुद्दे को बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल कर देंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। संविधान में ऐसा कहीं लिखा है क्या? समय आ गया है सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछने का, उसकी शक्तियों को जो जितना उसको संविधान ने दिया है वहीं तक सीमित रखने का, इस अतिक्रमण को रोकने का। भौतिक अतिक्रमण तो शासन रोक सकता है, लेकिन ये जो न्यायिक अतिक्रमण है इसको केवल संसद रोक सकती है, लोग रोक सकते हैं। और इसको अगर रोका नहीं गया तो ये जो शक्ति संतुलन संविधान ने स्थापित किया था उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।